हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज जो है अपन चौथा भाग में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ध्यान देंगे बच्चों। इसमें उपहार तथा अनुदान, गिफ्ट एंड ग्रांट। तो सरकार को प्राप्त होने वाले उपहार भी आय का एक स्रोत होता है। मतलब जो उपहार भी मिलता है उसको एक स्रोत रहता है। जैसे देश पर कोई विशेष विपत्ति जैसे पड़ जाता है, भूकंप, बाढ़, अकाल, युद्ध आदि के समय समाज के नागरिक, है ना, समाज के नागरिक राज्य की सहायता के लिए उपहार के रूप में सरकार को काफ़ी धन देते थे। क्यों देते हैं बच्चों? यहाँ पर समाज के नागरिक जो है राज्य की सहायता के लिए उपहार के रूप में सरकार को काफ़ी धन देते हैं। सभी ने आप देखे होंगे अभी वर्तमान में, है ना, सरकार के विभिन्न देशों तथा विशेष अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी उपहार प्राप्त होता है अलग से, है ना। तो एक संघीय देश जैसे भारत में स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों से तथा राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों से अनुदान प्राप्त होता है आगे से, है ना। ये अनुदान देश के आर्थिक विकास के लिए भी तथा वित्तीय के समय विदेशों से भी प्राप्त होते हैं। विकसित देश जैसे अर्ध विकसित देशों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता करते हैं। जो देश विकसित होता है जो अर्ध विकसित देशों को अनुदान के रूप में सहायता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे WHO, UNESCO, यूनेस्को आदि भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान देते हैं। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दूसरा नंबर है पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसीव। सरकार को ऋण जो है, विदेशी अनुदान, अल्प बचतें, सामान्य प्राइवेट फंड की राशि आदि से जो धनराशि उनको मिलती है उसे पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। सरकार को मुख्य पूंजीगत प्राप्तियां निम्नलिखित है बच्चों। यहाँ पर पहले देखेंगे सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेबिट, है ना, तो डेप्टर बोलते हैं इसको। सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत सार्वजनिक ऋण होता है। प्रत्येक सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए कई प्रकार का ऋण लेते हैं, वहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर इन ऋण पत्रों को सार्वजनिक ऋण पत्र या पब्लिक डेबिटर कहा जाता है। प्रोफेसर टेलर के शब्दों में कहा गया है कि सार्वजनिक ऋण जो है सरकार द्वारा देश के अंदर तथा विदेशों में बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से लिया गया ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सरकार जो अधिबद्ध सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत में देखेंगे, ऋण प्राप्ति के साधन के रूप में इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आंतरिक ऋण, डोमेस्टिक ऑफ इंटरनल डेबिट, तो डेप्टर बोलते हैं इसको। आंतरिक ऋण से वे ऋण होते हैं जो किसी देश के अंदर या उस देश की जनता अथवा बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये देश की मुद्रा में ही प्राप्त होते हैं। इनके मूलधन तथा ब्याज का भुगतान भी देश की मुद्रा से ही क्या किया जाता है। ये ऋण जो है केवल देश के लिए आर्थिक विकास में ही सहायक सिद्ध नहीं होते हैं, बल्कि इनके द्वारा देश में आय के समान वितरण में भी सहायता मिलती है। लेकिन आंतरिक ऋण देश के आर्थिक विकास में संकटकालीन अवस्था की मांग को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। जो अवस्था उनको चाहिए उनको पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए विदेशों से भी ऋण जो भी लेना पड़ता है। मतलब अपने जो आर्थिक जितना सहायता उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है उसमें, तो वहाँ पर विदेशों से भी ऋण लिया जाता है। यहाँ पर विदेशी ऋण, फॉरेन ऑफ इंटरनल डेबिटर, विदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं उन्हें विदेशी ऋण कहते हैं, जो बाहर से मिलता है। ये ऋण विदेशी मुद्रा में ही लिए जाते हैं। सामान्य रूप से इनके मूलधन पर ब्याज का भुगतान भी विदेशी मुद्रा में ही किया जाना होता है। एक अर्धविकसित देश के लिए विदेशी ऋण का काफ़ी महत्व होता है। तो विदेशी ऋण देश की पूंजी की कमी को पूरा करता है। तो आज आप देखें बच्चों, यहाँ पर आंतरिक और विदेशी ऋण के अंतर्गत में सार्वजनिक, है ना, के अंतर्गत में दूसरा देखते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, डिफिनेटिंग फाइनेंसिंग। जो अपन वहाँ पर घाटे की व्यवस्था बनाते हैं सरकार जो है, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण साधन घाटे की वित्त व्यवस्था होता है। तो भारत में सरकार द्वारा बजट में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए जब निम्नलिखित तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाया जाता है तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। भारत में सरकार द्वारा बजट में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए जब निम्नलिखित तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सरकार जो है, सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेना, है ना। उसके बाद जो है बताया गया यहाँ पर केंद्रीय बैंक या ऋण नए नोट छाप कर देते हैं उनके लिए जो है। दूसरा ये है बच्चों, यहाँ पर सरकारी खजाने में बढ़ी हुई नकद जमा निकलवा कर घाटे को पूरा करना, जो यहाँ पर जमा उसको।
तीसरा दिया है रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अतिरिक्त सरकार द्वारा नई मुद्रा जारी करना, जो जितना है जैसे 1 रुपया के अधिक नोट छापना, इसके माध्यम से। अगला है उक्त तरीकों से देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का अधिकांश भाग रिजर्व बैंक से रुपया जो उधार लेकर पूरा किया जाता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई है, घाटे के फल है ना। तो अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बताया है राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर क्या होता है। राजस्व प्राप्ति से परिसंपत्तियों तथा देनदारों में वृद्धि अथवा कमी नहीं होती है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों से परिसंपत्ति कम होती है अथवा देनदार बढ़ जाते हैं। दूसरा राजस्व में देखेंगे राजस्व प्राप्ति भविष्य के लिए भी भार उत्पन्न नहीं करती वहाँ पर, जबकि पूंजी प्राप्तियाँ भविष्य के लिए भार उत्पन्न कर सकती है। अगला तीसरा देखा है राजस्व प्राप्ति अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ जो अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो है 3 बताए बच्चों, यहाँ पर राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। यहाँ पर जो होता है देनदारों में वृद्धि या कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देनदार बढ़ती लेकिन संपत्ति कम होती है। इसमें बताया इसमें भार उत्पन्न नहीं होता, इसमें भार उत्पन्न करती है। ये राजस्व अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति प्रकट करती है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था कमजोर वित्तीय स्थिति प्रकट करती है। आइए अब अगले देखेंगे सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य उन समस्त व्ययों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय सरकार के एक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है ये। तो वहाँ पर देखते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के शब्दकोश के अनुसार सार्वजनिक व्यय वह धन है जो सरकार एक सामाजिक वित्तीय वर्ष में सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं सेवा पर प्रत्यक्ष रियायतों के रूप में सामाजिक कल्याण के हस्तांतरण भुगतान के लिए तथा पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करती है। आपको समझ आ जो अपने जो है कल्याण के लिए क्या करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए जो हस्तांतरण पूंजी क्या करते हैं, उसको पूंजी है जो है वस्तु के रूप में खर्च करते हैं। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर सार्वजनिक व्यय के अंग, तो कंपोनेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सार्वजनिक व्यय के मुख्य रूप से 2 भाग है। पहला राजस्व खाते का व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो राजस्व खाते का व्यय वह व्यय है जो सामूहिक उपभोग की वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया जाता है सामूहिक रूप में। यह व्यय जो है सरकार को राजस्व खाते अथवा करों या गैर करों द्वारा प्राप्त आय में से ही किया जाना पड़ता है। इन व्ययों की प्रकृति जो है आवृत्ति अर्थात प्रतिवर्ष किए जानी होती है। ये अल्पकालीन होती है। इनके फलस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिरक्षा, सामाजिक सेवा जैसे शिक्षा, कानून व्यवस्था, चालू हस्तांतरण, सब्सिडी आदि जो होता है राजस्व खाते का व्यय होता है। तो उसके बाद दूसरा देखें पूंजीगत खाते का व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत खाते का पूंजीगत खाते का व्यय वह व्यय है जो दीर्घकालीन योजनाओं तथा निर्माण कार्य के लिए किया जाता है लंबे समय के लिए। इसके फलस्वरूप भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। यह व्यय सरकार की पूंजीगत आय अर्थात ऋणों, बचतों, अनुदानों आदि से प्राप्त आय में से किया जाता है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना, सड़कों, रेल, औद्योगिक विकास आदि सार्वजनिक ऋण का भुगतान भी इसी खाते में किया जाता है। अब अगला देखेंगे, पहले पढ़े थे राजस्व और पूंजीगत व्यय। यहाँ पर राजस्व व्यय देखेंगे, आय पढ़े थे, अब व्यय देखेंगे, अब पूंजीगत व्यय में अंतर। यहाँ पर देखेंगे राजस्व व्यय से परिसंपत्तियों से देनदारों में वृद्धि या कमी नहीं होती, सेम वहाँ पर भी यहाँ पर देखेंगे पूंजीगत व्यय में पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति बढ़ती और देनदार कम होती, वहाँ से उल्टा होगा। ठीक है। दूसरा देखेंगे राजस्व व्यय अधिकतर लोगों के कल्याण संबंधित होता है। पूंजीगत व्यय जो GDP ग्रांड है ना, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है बच्चों। तीसरा जो है उच्च राजस्व व्यय लोगों की निर्धनता को प्रकट करती है, और ये जो बताया गया उच्च जो है पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में निजी है ना निवेश के अभाव को प्रकट करता है। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगला जो देखेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रकार, नेक्स्ट में 5 गुड बाय आज के लिए।